नमस्कार। दिल्ली विश्वविद्यालय के ईसी-एसी के चुनाव हमारे सामने हैं और हम आज ईसी और एसी से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, टूटा लगभग जो है 1 साल अपना पूरा कर चुका है और इस मतलब 1 वर्ष के दौरान कई तरह के मोड़ आए हैं। कुछ सकारात्मक भी होते हैं और अगर हम देखें तो ज्यादा सकारात्मक मोड़ आए हैं, लेकिन कई दफे प्रशासन की तरफ से कुछ नकारात्मक मोड़ भी आते हैं, जिसको लेकर के हम जो है बातचीत करते हैं, लोगों से जानते हैं और जान करके उन मुद्दों के क्या हल हैं इस पर भी बात करते हैं। आज इसी सकारात्मक और जो नकारात्मक मोड़ होते हैं उन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ए.के. भागी जी, जो कि डूटा के प्रेसिडेंट हैं। और सबसे पहले तो हम उनको शुभकामनाएं देते हैं कि 1 वर्ष जो है पूरे हो गए हैं उनके टेन्योर के और कुछ अच्छी चीजें हुई हैं और कई दफे जो जरूरी नहीं कि हमारे लिए अच्छी हो, सबके लिए अच्छी हो, विरोध के भी अपने तरीके होते हैं। सर, 1 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 1 वर्ष के भीतर जो है कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं और विश्वविद्यालय में जो प्रक्रियाएं रुकी हुई थी और वो एक निरंतर पथ पर अग्रसर हैं, चीजें हो रही हैं। तो शिक्षकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो कार्य प्रणाली से आपने तो एक संदेश दिया ही है, लेकिन वैसे अगर शिक्षकों के लिए कोई संदेश नए वर्ष में देना चाहेंगे तो क्या दें? देखिए, मैंने तो जो संदेश देना है वो ये है कि हमें को अभी भी और बहुत ज़्यादा परस्पर सहयोग की आवश्यकता है। बात ये है कि ये बात सही है कि डूटा के माध्यम से, चाहे वो मैटरनिटी लीव का मुद्दा हो, चाहे वो अब ये ईएल तक जो भी परमानेंट टीचर्स को मिला, एडहॉक टीचर्स को कंपनसेटरी लीव मिलना ही चाहिए, इस तमाम मुद्दों की जर्नी एक तय हुई है। और उसके दौरान आपकी जानकारी में ये भी है कि अब अपॉइंटमेंट के प्रोसेस भी चल रहा है। बेटर कोऑर्डिनेशन होगा, बेटर सहयोग होगा आपस में एक दूसरे के साथ में, और मुद्दों को संजीदगी के साथ हम उठाएंगे तो ये जो डिस्प्लेसमेंट की समस्या है इसको मिनिमाइज कर सकेंगे। सभी साथी मिल करके उन आम आदमी पार्टी की गवर्निंग बॉडियाँ जहाँ रही, जहाँ ज़्यादातर अपॉइंटमेंट का प्रोसेस स्टॉल रुका पड़ा, जिसकी वजह से बाकी जगहों पर बहुत ज़्यादा दबाव आया, अगर हम सब साथी मिल करके वहाँ के स्टाफ एसोसिएशंस हों और हमारे बाकी ग्रुप्स के जो लोग हैं वो भी, अगर आम आदमी पार्टी की गवर्निंग बॉडीज़ पे या सरकार पे दबाव डालें कि भाई ये 32 कॉलेज को क्यों होस्टेज बना रखा है, तो फिर ये समस्या जो है, जो आज इतनी बड़ी हमें नज़र आती है कि अपॉइंटमेंट प्रोसेस में जो लोग यहाँ लगे हैं विद मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, तो संभव हो जाएगा। तो मेरा नव वर्ष में एक तो सबको शुभकामनाएं हैं ही हैं जो हमारे एडहॉक शिक्षक साथी काम कर रहे हैं, कि ये वर्ष उनके लिए खुशियाँ लेके आए, उनका परमानेंट अपॉइंटमेंट हो, उनका जो लंबा संघर्ष है इस बात को लेकर के वो उसका अंत हो। लेकिन साथ साथ मेरा संदेश उन सभी घटक दलों को भी है डूटा के, और उन सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी है कि भाई ये बहुत बड़ा एक यज्ञ हो रहा है, उसमें अपने अपने हिस्से की आहुति डालें वो, और हर जगह पे सुचारू रूप से कुछ ट्रस्ट के कॉलेजेस उनके नाम सामने आए हैं, वहाँ पर भी ये समस्या कुछ गंभीर हुई है, जहाँ डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हुआ है। और ये मारामारी ज़्यादा इसीलिए हो रही है, देखिए जितने अपॉइंटमेंट कॉलेजेस में हुए हैं 97% अपॉइंटमेंट जो हैं वो एडहॉक शिक्षकों को ही हुए हैं। अब एक एडहॉक शिक्षक दूसरे एडहॉक शिक्षक को डिस्प्लेस करने पर लगा हुआ है, क्योंकि एक जगह अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, दूसरी जगहों पे 32 कॉलेजों में बंद है। 32 कॉलेज कैसे हो गए? 16 कॉलेज की गवर्निंग बॉडी 95% वाले प्लस 4 इवनिंग कॉलेज 20, 12 जो हैं जो वित्त पोषित, तो 32 कॉलेजों में ये बड़ी संख्या है। हमारे पास 60 से कुछ ज़्यादा कॉलेजेस हैं जो जहाँ ये प्रक्रिया होनी है, उसमें 50% जो, और नियरली 40 to 50% जो टीचर एडहॉक है वो इन्हीं कॉलेजों में काम करता है। उसमें से भी 12 कॉलेज के जो एडहॉक टीचर हैं उनके लिए समस्या ये है कि उनके सर पे तो ये तलवार टंगी हुई है कि उनकी पोस्ट भी ये सैंक्शन है कि नहीं। उनको लगता है कि पोस्ट ही सैंक्शन नहीं है तो हम लोग कैसे लग पाएंगे। तो अगर ये रिलीफ मिल जाए और साइमल्टेनियसली बाकी जगहों पे भी अपॉइंटमेंट प्रोसेस, तो मैं आपको जानकारी में डालना चाहता हूँ कि नंबर ऑफ एडहॉक टीचर्स टुडे वर्किंग आर लेस देन द नंबर ऑफ सैंक्शन पोजीशंस अवेलेबल। हालांकि ईडब्ल्यूएस की सीट और आ जाए तो और स्थिति
जो है कम से कम यूआर कैटेगरी में भी बेहतर हो जाएगी। तो ये मेरा संदेश है कि हमको परस्पर सहयोग, इन 32 कॉलेजों की भी समस्या में 3 कॉलेजों में हुआ है, 3 कॉलेजों में से भी एक कॉलेज के अंदर शारदानंद में कुछ हो के बंद हो गया, एक डीसीएसी के अंदर 50% डिस्प्लेसमेंट हुआ, और लक्ष्मीबाई में भी 2-3 डिपार्टमेंट है, 3-4 डिपार्टमेंट बचे पड़े हैं, वहाँ भी मासिव डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो मेरी उस गवर्निंग बॉडी जिनको उनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी, आप जानते ही हैं कि आम आदमी पार्टी कंट्रोल भी करती है, उनसे भी अपील है कि अपने गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन को और बाकी लोगों को और उनके प्रिंसिपलों को हिदायत दें कि जो टीचर्स वहाँ काम कर रहे हैं वो देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय का जहाँ ज़्यादा दखल है, दिल्ली यूनिवर्सिटी मेंटेन कॉलेजेस, वहाँ पर मिनिमल डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर इच्छा शक्ति होगी तो इच्छा शक्ति से क्या संभव नहीं है, परस्पर सहयोग आवश्यक है इस सबको समस्याओं का निदान के लिए। सर, डूटा EC/SC इलेक्शन है, तो अब कौन से मुद्दे हैं जिन पर अभी आप जो है चुनावी प्रक्रिया में जा रहे हैं, और क्या मुद्दे लग रहे हैं जो अभी पीछे EC/SC के दौरान नहीं सुलझ पाए, जिनको आप देखते हैं कि सुलझ? देखो, बात यह है कि 2015 का दिन मुझे याद आ रहा है, 14-15 का समय था, एंड 14 का 15 का शुरुआत। उस टाइम पे 3 बड़े मुद्दों को लेकर के हम लोग जो है विश्वविद्यालय में चर्चा किया करते थे, और उस टाइम पे 3P फॉर्मूला बनाया था। एक कहा था परमानेंट अपॉइंटमेंट हो, प्रमोशंस हो, और CPF GPF कन्वर्जन वालों को पेंशन मिले। पेंशन का मुद्दा 4,500 एम्प्लॉइज़ का था, उसमें से अब जो है सुप्रीम कोर्ट की मदद से आखिर के 350-400 एम्प्लॉय का मुद्दा भी वो रिजॉल्व हो गया। 4,000 के करीब का मुद्दा ये 2017 में रिजॉल्व हो गया था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से और हाई कोर्ट के निर्णय से ये रिजॉल्व हो गया था। तो एक बड़ी सफलता उसमें हम समझते हैं पूरे शिक्षक आंदोलन की है। प्रमोशन का मुद्दा था, रुका पड़ा था, दशक भर रुका रहा, वो ऑलमोस्ट मतलब सेटल्ड है। इक्का दुक्का केसेस कुछ कॉलेजों में रह गए, पेंडिंग प्रमोशन केसेस तो ऑलमोस्ट सेटल हो गए, और कुछ लोगों को उसके एरियर्स वगैरह की अब जरा वेट कर लिए। परमानेंट अपॉइंटमेंट, देखिए, हम तो डूटा के अंदर इलेक्ट होने के बाद में जो डूटा की जनरल बॉडी में हमारे सामने दिया था मुद्दा, उसी के साथ आए एब्जॉर्प्शन के साथ, हमने उसमें कोई बदलाव नहीं किया। परंतु ये बात ज़्यादा पब्लिक के अंदर पहुंचाना चाहिए था कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय दिल्ली विश्वविद्यालय के जब सुप्रीम मतलब अपने कोर्ट गए हैं, हाई कोर्ट गए हैं और सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, तो उमा देवी केस के ऊपर उनको भारी झटका लगा, उससे पूरी हमारे एब्जॉर्प्शन आंदोलन के ऊपर झटका लगा। ये बात डूटा को जब हम आए उससे पहले सब हो चुका था, ये शेयर करना चाहिए था। ये बात सच्चाई से बताना चाहिए था कि हमारे टीचिंग के भी कुछ टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट गए थे उस केस में, और उन लोगों को भी इसमें सफलता हासिल नहीं हुई, जो पूरे एब्जॉर्प्शन मूवमेंट के लिए बहुत बड़ा झटका रहा। लोगों ने जब कोर्ट का रास्ता हमारे डूटा में आने से पहले ही अपना लिया था और उसमें सफलता ना मिली, तो वो एक बड़ा झटका रहा है। तो अब जो भी प्रक्रिया है, ये हम चाहते थे कि कॉलेज एज ए यूनिट के अंदर एब्जॉर्प्शन हो जाए, जो भी माध्यम से हो, लेकिन अब यूनिवर्सिटी एज ए यूनिट के अंदर अगर भी हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, जैसे मैंने कहा कि नंबर ऑफ पोजीशंस आर मोर देन दी नंबर ऑफ टीचर्स वर्किंग, तो मुझे लगता है कि परस्पर सहयोग से एक बड़ी सफलता होगी। तो मुद्दे तो यही हैं। अब आने वाले वक्त में ओल्ड पेंशन स्कीम, टोटल काउंट ऑफ पास सर्विस, एनोमली कमेटी का हमको बेसब्री से इंतज़ार है, ओरिएंटेशन रिफ्रेशर कोर्स के लिए फर्दर रिलैक्सेशन की हमको आवश्यकता पड़ने वाली है। आने वाले वक्त में हमको जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के कारण कोई समस्याएं आ रही हैं, चाहे वो फॉरेन यूनिवर्सिटी की एंट्री किस तरह से हो और उसमें क्या कंडीशंस लगना चाहिए, किस तरह से हमारे सोशली और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए वहाँ पर भी जो है गवर्नमेंट इंश्योर करे कि उनको उसमें मौका मिले, इससे लेकर के FYUP से रिलेटेड वर्कलोड की कोई समस्याएं हैं वो, और ये जो 3 ईयर ऑनर्स कोर्स को बचाने की बात है, ये इन सब बातों के ऊपर ये इलेक्शन के अंदर हम लोग जा रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे शिक्षकों ने हमारा साथ दिया है। हम ये बड़ी समस्याओं का भी कोई समाधान ऐसा ढूंढ के लाएंगे ही, और होगा ही हमारे दबाव से और सबके मिले जुले दबाव से, कि अंत में ये चीज़ें भी सेटल हो जाएंगी। तो आगे बढ़ते जाना है, समय समय के ऊपर जो है वो हमारी डिमांड्स बढ़ेंगी। आज पेंशन
पहले थी CPF GPF कन्वर्जन, तो आज ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड नए साथियों के लिए रहने वाली है। तो प्रमोशन की बात थी, अब 3 P मैंने बताया उस समय, अब चौथा P तो प्रोफेसर वाला मिल ही चुका। तो 3 P वाला फॉर्मूला 4 P में कब कन्वर्ट हो गया और सब कॉलेजों में कब लोगों को मिला, लेकिन उसमें भी कुछ साथी एसोसिएट प्रोफेसर जो रह गए उनके अंदर भी उनको भी मिल जाए किसी तरह से, तो उसके लिए भी प्रयास जारी है। तो कुछ रिलैक्सेशन मिल जाए, कुछ पॉइंट रिडक्शन हो जाए, कुछ पेपर्स की रिडक्शन हो जाए, इस तरह से करके मिला जुला कुछ ऐसा फॉर्मूला निकले तो हर सेक्शन के लिए कोई ना कोई आने वाले वक्त में रिलीफ मिले, टीचर्स के भी, शिक्षा के बारे में भी, और सारे हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन के कारण जो समस्याएं कई उभर के सामने अब आ रही हैं, तो उनको टैकल करने के लिए भी हम लोग एक अच्छा प्रयास, मिला जुला प्रयास मिलकर करें। सर, वर्कलोड में कटौती को लेकर के, वर्कलोड के साइज में जो बदलाव है उसको लेकर के भी कई तरह के संशय है, मुझे नहीं जानकारी, शायद आपको जानकारी हो। कहा जा रहा है कि कई जगहों पे इंटरव्यू ना करने के पीछे भी एक कारण नहीं, ऐसा नहीं है। इंटरव्यू करने के कारण इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस बारे में खास पत्र हर एक प्रिंसिपल को लिखा है, और उसमें लिखा बिल्कुल क्लियर तरीके से कि जितनी भी आपकी सैंक्शन पोस्ट हैं वो सारी के सारी उसी रोस्टर एडवर्टाइज करके पूरी भरी जाएं। उससे वर्कलोड का कोई रिलेशन इस मामले में नहीं, पहली बात तो ये। लेकिन फिर भी वर्कलोड का मुद्दा रिजॉल्व करने की आवश्यकता है, और इसीलिए वर्कलोड के इशू पे भी और जो 3 ईयर ऑनर्स कोर्स को मुद्दे पे भी, डिस्प्लेसमेंट के मुद्दे पे भी, इन सब विषयों को लेकर के, ओल्ड पेंशन स्कीम को भी लेकर एनोमली, हमने स्टाफ एसोसिएशन से मांगा है अब उनका फीडबैक, और हम अभी 11 तारीख का नोटिस अब निकाल रहे हैं। तो 11 तारीख को हम लोग जो है एक बड़ी डूटा की एक्सटेंडेड एग्जीक्यूटिव की मीटिंग करके एक लंबा प्लान बनाएंगे कि कैसे ये पूरे विषय को लेना है और इसके लिए क्या एक्शन प्रोग्राम बना के इन सब चीज़ों को रिजॉल्व कराना है। डूटा पर जो अन्य दल हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि जहाँ डिस्प्लेसमेंट होते हैं कई जगह आप वहाँ नहीं जाते हैं, मतलब वो कह रहे हैं कि आप पक्षपात करते हैं किसी कॉलेज को लेकर के, इस आरोप के बारे में क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बात ये है कि मेरे को जा करके किसी प्रक्रिया को रोकना है, ऐसा कोई आदेश ना तो डूटा ने एग्जेक्टिव ने दिया है और ना ही कोई ऐसा फैसला किया है। ये तो कुछ लोगों का अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा है। जो लोगों ने दशक भर इस विश्वविद्यालय में अपॉइंटमेंट नहीं होने दिए, वो लोग चाहेंगे ना किसी बहाने से ये प्रक्रिया रुक जाए और टेन्योर ट्रैक अपॉइंटमेंट का खतरा दिखाते रहें और बातें बताते रहें, और ये जो है ना लोग एडहॉक के एडहॉक रह जाएं। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ। जहाँ जहाँ भी ये समस्या हुई है वहाँ के शिक्षकों से हम इंडिविजुअली मिले हैं। बहुत सारे शिक्षकों को हमने उन्हीं कॉलेजों में एडहॉक पे कम से कम कंटिन्यू करवाने में सफल रहे हैं। बहुत सारे केसेस के अंदर जो एक जगह से डिस्प्लेस हुए उनको दूसरी जगह, तो प्रोएक्टिव होकर काम किया है, सेंसिटिव होकर काम किया है। और आपको जानकारी बताऊं, मोर देन 25 टीचर्स जो हैं जो एक जगह नहीं लग पाए थे, वो कुछ ही दिनों के अंदर दूसरे कॉलेज में लग गए हैं। और बाकी लोगों के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इसमें हम बड़ी सफलता हमको मिलेगी। मुझे लगता है कि ज़्यादातर शिक्षक साथी, चाहे वो कॉलेज एज ए यूनिट के अंदर एब्जॉर्ब ना हो, लेकिन वो यूनिवर्सिटी एज ए यूनिट के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। उसका कारण ये है कि कॉलेजों में 97% लोग वो अपॉइंट हुए हैं जो किसी न किसी कॉलेज में एडहॉक के तरीके से काम कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, बाहर से लोग आ गए हैं और उन्होंने आके यहाँ के तदर्थ शिक्षक साथियों को जो है डिस्प्लेस करके और रिप्लेस करके जो है वो खुद यहाँ जम गए। तो यहाँ के विदिन ही सिस्टम के अंदर, और उसका कारण मैंने आपको बताया कि 32 कॉलेजेस को होस्टेज बना के रखा है ताकि वहाँ अपॉइंटमेंट ना हो, तो उनका दबाव जहाँ हो रहे हैं वहाँ दबाव जा रहा है। तो उसको रिलीज कराने की आवश्यकता है और उसके लिए डूटा काम कर रही है और पूरा एक मैकेनिज्म इसके लिए हम तैयार करेंगे, पूरा एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे। पिछले दिनों अखबार में खबर आई और अन्य मीडिया स्रोतों से खबर आई कि 5000 सीटें जो स्टूडेंट्स की खाली हैं अभी। तो जब स्टूडेंट्स ही नहीं होंगे तो टीचर की जो नियुक्ति है उसको लेकर, देखिए, मैं आपको पहली बात ये आपको फिर मैं विश्वास दिला रहा हूँ, जितनी सैंक्शन पोजीशंस हैं वो सारी सैंक्शन पोजीशंस भरी जाएंगी, चाहे वो डिपार्टमेंट की हो या कॉलेजेस की हो। पहली बात तो ये है। हाँ, अब दूसरा मुद्दा अपने आप में बहुत बड़ा है कि CUET के लेट हो जाने से
एक बहुत बड़ी समस्या का दिल्ली विश्वविद्यालयों को सामना करना पड़ रहा है, जिसमें वहाँ की सैंक्शन सीटें पूरी तरह से नहीं भरी गई। ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन को, हम भी इसके ऊपर अपना दिमाग लगाएंगे कि क्यों, क्या कारण रहे। तो लेट होने का कारण तो हमारी समझ में सीधा सीधा आता ही है, लेकिन और क्या कारण बड़े रहे हैं जिसके कारण ही, बल्कि हम तो सोच रहे थे 20-30% एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स को एडमिट करके अकोमोडेट करने की बात। तो मेरा ये मानना है कि इसके ऊपर एक बार पूर्णतः दोबारा से विचार एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को करना चाहिए और ऐसे मेजर्स लेना चाहिए कि जिससे कि ये एक भी सीट खाली ना जाए और सारी सीटों के ऊपर एडमिशन हो। सर, कुछ टीचर्स जो सिस्टम में नहीं है, बरसों पहले किसी न किसी कारण से बाहर हो गए, तो उनको लेकर के कोई नीति है डूटा के पास? देखिए, नीति तो यही है कि अब एक ही तरीका है कि परमानेंट अपॉइंटमेंट के दौरान में किसी न किसी तरह से उनको वरीयता मिल जाए या उनकी भी मतलब खोज खबर हो जाए और उनके भी भविष्य के बारे में कुछ सोच लिया जाए। तो फिलहाल तो हमारे पास में एजेंडा ज़्यादातर उन्हीं टीचर्स के वही लोग आ रहे हैं। हालांकि मेरे पास कुछ 2014, 15, 16 के डिस्प्लेस टीचर आए हैं जिनको उसके बाद कभी नौकरी आज तक नहीं मिली, एडहॉक भी नहीं लग पाए हो। तो उनके लिए भी हम सोच रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं जहाँ खाली वैकेंसीज हैं, अगर बातचीत करके उनकी समस्या को लोगों के साथ शेयर करके अगर उनको भी हम एडजस्ट इस सिस्टम में कर सके तो इससे अच्छी बात कोई और हो नहीं पाएगी। जो चुनाव संबंधी मतलब बात करें तो आप क्या शिक्षकों से अपील करना तो चाहिए? मेरी अपील ये है कि आप सही चुनाव करने के लिए माहिर रहें और आप इस बार भी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि सही चुनाव ही करेंगे। आप उस रास्ते को चुनेंगे जिस रास्ते से इस विश्वविद्यालय में एडहॉकिज्म ख़त्म हो, उस रास्ते को चुनेंगे जहां हमारे ये जो बहुत ही बेहतरीन टीचर्स मतलब जो है पढ़ा रहे हैं उनको उनकी ही जगह पे रिटेन करने के लिए जो है जो काम कर सकते हैं या काम कर रहे हैं, जो अपनी जान लगा रहे हैं। क्योंकि देखिए, बात यह है कि 850 टीचर परमानेंट हो चुका है। उनके परिवार के बारे में सोचना चाहिए कि उनको कितना बड़ा सुकून मिला है। और मैंने कहा ये विद इन दिस सिस्टम ही लोग लग रहे हैं ज़्यादातर, और आने वाले समय के अंदर मेरे को उम्मीद है कि 1 साल के अंदर अंदर हम ये आंकड़ा जो है 3-3.5 हज़ार तक पहुँचेगा। तो आप समझिए इस बात को कि कितने लोगों का जीवन में कितना बड़ा बदलाव, जो 10 सालों से, दशक भर से ज़्यादा से जो लोग एडहॉक रहे हैं, जिनको मजबूर रहना पड़ा है बिना लीव के, बिना मैटरनिटी लीव के, बिना इंक्रीमेंट के, बिना किसी और फैसिलिटीज़ के, बिना प्रमोशन के, बिना प्रोविडेंट फंड के। देखिए कितनी सारी समस्या रही, बिना मेडिकल फैसिलिटीज़ के, बिना मेडिकल लीव के जिनको रहना पड़ा है, बिना LTC के रहना पड़ा, उनके लिए उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा परमानेंट नियुक्ति के बाद। तो उनके लिए हमको सोचना चाहिए और ये एक अच्छा बदलाव है, इसमें सबको मिल के सहयोग करेंगे। राजनीति के बहुत सारे मौके रहे हैं, पहले करते रहे हैं हम लोग, आगे भी कर लेंगे। ये 1 साल जो है इन लोगों के नाम लगाएं, हम सब मिल के काम करें और चुनाव में ऑफकोर्स मेरा एक पॉलिटिकल ग्रुप कह लीजिए, चाहे आप एक वैसे यूनिवर्सिटी का ग्रुप कह लीजिए, उसके साथ में मेरा लिंकेज है। तो मैं तो उन्हीं के लिए कहूँगा कि आप कौन से उम्मीदवार हैं आपके पैनल में? हमारे पैनल में तो सुनील कुमार एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए हैं और 7 हमारे एकेडमिक काउंसिल में उम्मीदवार है। अशोक और सुदर्शन जी को हमने उतारा जो पहले हमारे सिटिंग मेंबर थे। इसके अलावा हमने विवेक चौधरी को और तमाम बाकी कैंडिडेट्स को भी, मतलब नयों को भी मौका इसमें दिया है। तो उम्मीद है कि पूरा हमारा पैनल उसमें चुन के आएगा। तो सर कई तरह के मुद्दे आते हैं, कई तरह की चीज़ें होती है। 1 वर्ष आपने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, कई सकारात्मक मोड़ देखे हैं। तो इस बार आप जो पैनल ला रहे हैं इसी चुनाव के लिए, वो आपके उम्मीदवार कौन कौन से? एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए सुनील कुमार जो पॉलिटिकल साइंस दयाल सिंह कॉलेज के हैं, 2 बार एकेडमिक काउंसिल में रह चुकी हैं, 2 बार अपने डूटा एग्जीक्यूटिव के मेंबर रह चुके हैं। एक जुझारू नेता के रूप में उनकी छवि ऑलरेडी लोगों में है और काम करते हैं विश्वविद्यालय में शिक्षकों के हित के लिए। इसके अलावा हमारे 2 सिटिंग मेंबर रहेंगे। एक रहेंगे सुदर्शन कुमार जो केमिस्ट्री हिंदू कॉलेज, ये सिटिंग मेंबर हैं। साथ ही साथ अशोक कुमार यादव जो कॉमर्स विभाग के हैं, श्यामलाल इवनिंग के। और 5 लोग हमने नए इस बार अपने जो वेल नोन अपने कॉलेजों के एक्टिविस्ट हैं उनको उतारा है। उसमें धनपाल सिंह मैथमेटिक्स केशव महाविद्यालय के, विकास शर्मा हिंदी शिवाजी कॉलेज, हरेंद्र नाथ तिवारी ये कॉमर्स के हैं
ये रहेंगे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से, और सीमा सिंह जो हैं ये हैं लॉ फैकल्टी की, और विवेक चौधरी फिजिकल एजुकेशन श्री अरविंदो कॉलेज सांधे। तो ऐसे करके हमने ये 5 नए लोग, हालांकि विवेक चौधरी को आप नया चेहरा नहीं कह सकते क्योंकि वो डूटा के सेक्रेटरी पहले रह चुके हैं, तो सब वेल नोन हैं और एक्टिविस्ट हैं, और काम करने के अंदर शिक्षकों के आंदोलन में पार्टिसिपेशन का जहाँ तक सवाल हो, और शिक्षकों के मुद्दों के ऊपर जानकारी हो, और यूनिवर्सिटी की फंक्शनिंग की जानकारी हो, इनसे बेहतर तालमेल कुछ नहीं हो सकता। हर रीजन के भी लोग रिप्रेजेंटेड हैं, हर जो हमारे यहाँ सोशल वो है उसके भी सब तरह के लोग इसमें सम्मिलित हैं। तो वेल बैलेंस्ड, एक बहुत ही मिला जुला इंक्लूसिव पैनल एनडीटीएफ ने इस बार उतारा है हर बार की तरह, और हमें पूरी उम्मीद है कि हर बार की तरह इस बार भी हमारा पूरा पैनल आप सब शिक्षकों के सहयोग से जीतेगा, अच्छे मार्जिन से जीतेगा, और आप लोगों के विषयों को लेकर के, शिक्षा से और शिक्षक के मुद्दों को लेकर के हम आगे जो पॉजिटिव काम करने हैं वो करते रहेंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर ए.के. भागी, जो कि डूटा के प्रेसिडेंट है, बात कर रहे थे, और उन्होंने अपने जो उम्मीदवारों का एक परिचय आपसे कराया है, और विभिन्न मुद्दों को लेकर हमने उनसे बातचीत की है, और फिर जब अगली मुलाकात होगी तो नए मुद्दों के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। और टॉकिंग न्यूज चैनल के माध्यम से हम चुनावी परिचर्चा लगातार आप तक पहुँचाते रहे, और उम्मीदवारों से मिलिए परिचर्चा भी हम लेकर के आप तक पहुँचेंगे, और फिर अगले उम्मीदवार से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।